नमस्कार जी। आज हमारे साथ हैं मिस्टर साहिल सिद्धू। और बेटा, आपने कुल्लू महाविद्यालय से किसकी डिग्री प्राप्त की है, मास्टर्स की? जी सर, मैंने एमटीए किया हुआ है, मास्टर्स इन ट्रैवल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, टूर एंड ट्रैवल है ना इसमें? हाँ जी सर। अच्छा, तो और साथ में मैंने सुना है अपने तरुण सर और हीरामणि जी से कि आपने इसमें एक वो भी टेस्ट क्वालिफाई कर दिया है। कौन सा टेस्ट निकाला है आपने? सर यूजीसी नेट का। अच्छा जी। हाँ जी, पिछले साल जून में हुआ था, अच्छा वो जी। मैंने क्लियर किया है। अच्छा, तो सिद्धू जी, आप की जो सफ़र यहाँ रहा यहाँ तक हाँ जी कैसा रहा, कुछ बताएंगे आप? कब आपको एमटीए में शौक पैदा हुआ और फैसला लिया आपने कि टूरिज़्म में आगे पढ़ना है? सर, अगर बात करूँ तो टूरिज़्म तो एक था कि चलो मनाली से हैं तो फिर टूरिज़्म ही फील्ड चूज़ करनी थी, वो तो एक नेचुरल जैसा था। ठीक है। बैचलर्स मैंने यहाँ से की हुई है, 2018 का मेरा बैच था, 2018 से 21 वाला। अच्छा उसमें फिर की मैंने, तो उसका सर मास्टर्स करने की मेरी इच्छा थी, मेरी तो पीएचडी करने की भी इच्छा है। अच्छा। हाँ जी, तो फिर मास्टर्स में ऐसा था कि शिमला किसी कारण से मैं नहीं जा पाया, तो हाँ फिर चलो थी कि हाँ, घर के कई रीज़न होते हैं बेटा। फिर भगवान की कृपा रही कि यहाँ पर मास्टर्स आ गया कुल्लू कॉलेज में, तो फिर मैंने यहाँ एडमिशन ले ली। वाह, हाँ जी, तो फिर उसके बाद फिर अब कर दिया कंटिन्यू यहाँ पर ही, फिर घर के बहुत नज़दीक भी बढ़िया। है तो फिर ज़्यादा इशू भी नहीं हुआ कोई। अच्छा, आप वैसे पीएचडी करने का भी सपना देखते हैं? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है बेटे। अच्छा, अगर पीएचडी करनी पड़ी तो कौन सा टॉपिक चुनेंगे? कोई है आपके माइंड में टॉपिक एज सच? सर, जैसे अभी करंट सिनेरियो है, मैं हिमाचल का, हिमाचल नहीं सिर्फ मतलब अगर ऑल ओवर इंडिया का भी बोलूँगा तो अभी जो सबसे ज़्यादा इशू है वो है सस्टेनेबल टूरिज्म का। वाह क्योंकि बहुत सी जगह पर जो है वो टूरिज्म धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वाह। और उसमें सर बहुत ज़्यादा सिचुएशन आती है, कुछ लोकल्स का कंट्रीब्यूशन है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी है और कुछ टूरिस्ट का भी ऐसा है इन्वॉल्व, रवैया है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं टूरिज्म सर मर रहा है। बहुत से मतलब भारत के कई ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का टूरिज्म मर रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, तो उसकी वजह से फिर मेरी है कि मैं सस्टेनेबल टूरिज्म में ही कहीं रिसर्च करूँ जो वाह। आगे भविष्य में काम आए। क्या सोच है सर आपकी। अच्छा अच्छा, अगर आप ये बताएं कि जो नेट की आपने तैयारी की उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ी या किस तरह से की आपने तैयारी? एक्स्ट्रा तो सर ऐसा है कि हमारे मणि सर और तरुण सर ने गाइड किया था। अच्छा जी। हाँ, तो फिर सर उसके लिए पेपर 1 के लिए थोड़ा एफर्ट किया, पेपर 2 तो फिर टूरिज्म का ही है। हाँ। तो उसके लिए ज़्यादा तो सर ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जो टीचर्स थे इन्होंने बहुत हेल्प की। इन्होंने फिर ऑनलाइन जो मतलब जहाँ से भी प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी जो भी हमारे को कंटेंट मिल सकता था पढ़ने के लिए, तो वो फिर सर ने हमारे को प्रोवाइड किया या हमारे को बताया कि तुम यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हो जो तुम्हारे को हेल्प करेगी। तो फिर उसी के साथ मतलब हेल्प हो गया सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई जो युवा साथी हमारे बच्चे सपना देख रहे हैं टूरिज्म में आगे एमटीए अपनाने का, है ना, उनके लिए कोई संदेश हो, कोई गाइडेंस हो, बता सकते हैं आप? गाइडेंस तो सर फिर यही है कि टूरिज्म एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा जी। नया सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले और बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा जी। इंटरनेशनल लेवल पर सर जो है आज के समय में, करंट समय पर जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है उसका 4% सिर्फ टूरिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा जी। सर वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, $800 बिलियन सर पर ईयर टूरिज्म ही जनरेट कर रहा वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा रोजगार भी देता है। हाँ, टूरिज्म में सबसे ज़्यादा क्विक वो सर एम्प्लॉयमेंट है इसमें ना। आपको ऐसा है कि आपके फील्ड के हिसाब से आप मतलब अगर पढ़े लिखे हैं नहीं है उसका नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर नहीं भी आप फ्रेशर भी हो तो आपको टूरिज्म में कहीं ना कहीं फील्ड में आप एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, क्या बात टूरिज्म है। में एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पावर बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, अगर आप में से मैं पूछूं कि वर्तमान में मनाली में जो टूरिज्म है, जैसे आप बोलते हैं मैं मनाली से हूँ, क्या परिवर्तन पाया है बेटा जब आप छोटे थे और आज क्या देख रहे हैं आप मनाली टूरिज्म की दिशा? आज के समय में सर जब हम छोटे थे तो उस टाइम टूरिस्ट सीज़न चलता था बहुत कम। अच्छा जी। जैसे सिर्फ अप्रैल से जून तक चलता था, उसके बाद फिर बरसात का सीज़न आता था, उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने चलता था, उसके बाद फिर बर्फ़ की वजह से सब बंद हो जाता था। ओह। हाँ, तो उस टाइम वो चीज़ मेरे को थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उस टाइम चलो फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, रोड भी ज़्यादा डेवलप नहीं थे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ भी कुछ सालों से 2017 के बाद से ऐसा हुआ टूरिस्ट फ्लो 12 महीने का रह गया। ओह। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसकी वजह से सर फिर पॉल्यूशन की दिक्कत और बाकी रिसोर्सेज पर बर्डन वगैरह ये बहुत हो रहा है। उसकी वजह से फिर ओवर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है मनाली में अब तो। ओवर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या अर्थ है आपका? ओवर कंस्ट्रक्शन सर मतलब ये है कि अब लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि मतलब हमको किस तरीके से होटल बनाना है, कहाँ बनाना है। वो जहाँ पर मन किया, किसी के पास पैसा है तो वो जहाँ जगह ज़मीन देख रहे हैं वो होटल बना तैयार कर रहे हैं। मतलब उससे फिर शहर की ब्यूटी खराब हो जाएगी नहीं? उससे सर एक तो शहर की ब्यूटी खराब हो रही है, उसके बाद से जो हमारा
एक होता है Sustainability, हाँ। सस्टेनेबिलिटी होती है, वो बिगड़ रही है सर। उसके बाद क्योंकि ऐसा क्या होगा, जहाँ कहीं बना देंगे नाले के ऊपर बना रहे हैं, कहीं ड्रेनेज ओहो। सिस्टम वाले के एरिया के ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर सेंसिटिव कोई एरिया, वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी बना देंगे तो अगर बाई चांस भगवान न करे अगर कोई कैजुअलिटी हाँ तो फिर टूरिज्म ही बदनाम होगा ना। हाँ, जैसे कि मतलब हमारे पीछे बारिश वगैरह बाढ़ वगैरह बहुत हाँ आई जी थी, सर, वही तो उसमें रिस्क सर- बढ़ेगा। तो उसमें सर जितने भी ज़्यादातर होटल जो बहे, होटल या कैंप साइट जो अभी Damage बह हुई गई है, थी, हाँ जी। वो सब वही थी जो नदी के बहुत करीब थी। जो नदी वाह। के दूर थी वो कुछ उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। जो नदी के नज़दीक थे और जो मतलब लीगली नहीं थे, ढंग से नहीं बनाई गई थी प्रॉपर्टीज, उन्हीं को नुकसान हुआ है। अच्छा सीधू सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अब टनल से लाहौल खुल गया, हाँ जी। और कहीं ना कहीं मैं भी जो थोड़ा बहुत जाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, मुझे लगता है कि मनाली और लाहौल के टूरिज्म में आपस में कनेक्टिविटी है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाहौल के लोग कुल्लू मनाली में भी सेटल है, टूरिस्ट लाइन में भी है, पहले से ही हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने अब लाहौल में इसको ओपन किया है। तो क्या आपको लगता है कि इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड हुआ है, इससे टूरिज्म बढ़ा है या घटा है? सर पॉजिटिव रिलेशन अभी तो बढ़ा है, अच्छा जी। क्योंकि अटल टनल खुलने के बाद अब ऐसा कि एक नई डेस्टिनेशन बन गई। हाँ, बर्फ़ की फैसिलिटी और बढ़ अटल गई। टनल एक तो खुद बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। हाँ, तो फिर जो भी मनाली टूरिस्ट आ रहा है वो सिसु पॉइंट पे चले जाते हैं अच्छा, ना। सीधे आ गए। अच्छा जी। हाँ, सिसु दिखाते हैं। फिर अब एक तो है सोलंग वैली है, उसके बाद है फिर आपका सिसु सिसु पॉइंट। पॉइंट, अच्छा जी। हाँ, इन दोनों जगह पर बर्फ मिल जाती है, क्योंकि जब तक रोहतांग बंद है तब तक सिसु चल रहा है। वाह सर। उसके क्या बाद बात। ऐसा कि अगर रोहतांग खुल गया तो बर्फ के लिए तो लोग रोहतांग ही जाएंगे। उसके बाद फिर एक एडिशनल डे बन जाता सिसु के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन वो है। लेकिन ऐसा कि आने वाले समय में ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जैसे उनका लाहौल का टूरिज्म डेवलप हो गया, हाँ। वहाँ पर रहने की व्यवस्था होगी या हाँ। और बाकी चीज़ों की सुविधाएं मिल गई है। तो उसके बाद ऐसा कि लोग मनाली में कम रहना शुरू कर देंगे। मतलब इम्पैक्ट पड़ ही जाएगा, फिर मनाली लोग क्यों सिर्फ रहेंगे? मनाली होगा सर, जैसे एक हॉल्ट पॉइंट होता है ना, जैसे हमारे- मंडी पड़ गया रास्ते में, या कुल्लू, जैसे कुल्लू हो गया हमारा। कुल्लू में तो चलो सर फिर भी इतना टूरिस्ट नहीं रुकता ना। हाँ। मनाली एक जैसा एक हॉल्ट पॉइंट होता ना। हाँ। हॉल्ट पॉइंट मतलब जहाँ पर आप सिर्फ एक रात काटेंगे। अच्छा, वो ही रह जाएगा, हाँ, फिर निकल जाएंगे। फिर वही होगा जो एक स्पेसिफिक मनाली घूमने के मूड से आएगा वही आएगा, नहीं तो बाकी जो लोग- लंबे टूर पे आएगा वो मनाली सिर्फ रात काटेगा और ज़्यादा नहीं। क्या बात बोली आपने ना, और अपॉर्चुनिटीज खराब हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, अब एक प्रश्न और, क्या हमारे पास जो लाहौल की टनल खुली है, एक अपॉर्चुनिटी नहीं कि जो गलतियां मनाली में हुई, जो गलतियां और जगह शिमला में हुई, क्या लाहौल को और ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर लाहौल भी एक नया मनाली बन के फिर से होटलों के बड़े बड़े अंबार खड़े करने की ज़रूरत है? सर उम्मीद तो यही है कि अभी लाहौल वो गलती ना करे जो मनाली और या शिमला शिमला में हुई। हुई, बहुत लेकिन ऐसा हुआ जैसे टनल खुली ना, तो उसके बाद एकदम से क्राउड जैसे रश लाहौल में हुआ ना, तो वहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। 4 साल में लाहौल में इतना कचरा हो गया है जितना था ही नहीं कभी सदियों में सहा ही नहीं आया। था ही नहीं सर। लाहौल में इतना कचरा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था जितना पिछले 4 सालों में ही हो गया टूरिस्ट की वजह माय से। गॉड। अच्छा जी। हाँ, तो उसकी वजह से सर वो ये फिर वहाँ के मौसम में भी बदलाव आ रहा है। क्लाइमेटिक इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ जाएगी, गाड़ियाँ जाएगी, उसके हिसाब से टेम्परेचर भी राइज होगा। ऊपर से फिर वहाँ के पहाड़ उतने स्टेबल भी नहीं हाँ, है, वहाँ के पहाड़ स्टेबल नहीं, उसकी वजह से सर फिर ऐसा कि अब लैंडस्लाइड एरिया वो ज़्यादा है। प्रोन है। अब पहले तो इतना था कि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन थी नहीं, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं था। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ बढ़ेगी और जितना ये गाड़ियों का लोड बढ़ेगा, गाड़ियों को खुद का वेट भी तो रोड पर जो पड़ता है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा हर चीज़ करेगा। को। अच्छा जी। वाह, क्या बात आपने बोली, मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी है लाहौल में कि उसको एक सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जा लाहौल सकता को है। सर करना चाहिए सस्टेनेबल लाहौल तभी होगा सर अगर वहाँ पर प्रॉपर्टीज कम बनेगी। जैसे अब लाहौल में ये कि कैंपिंग साइट है, हाँ, वो बने। कैंपिंग साइट है लाहौल और स्पीति में ज़्यादातर कैंपिंग साइट ही है। बाकी एक्टिविटीज़ तो चलो होती रहेगी, लेकिन अगर कैंपिंग साइट वाला ही सिस्टम रखेंगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। होटल कंस्ट्रक्शन से वेट पड़ेगा बहुत। कंस्ट्रक्शन से सर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो है ना एरिया वो है बहुत प्रोन है सर, बहुत सेंसिटिव है। तो वहाँ पर अगर ज़्यादा साउंड भी हुआ तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होने का डर रहता है। क्या बात बोली। कंस्ट्रक्शन होगी तो सर वैसे कि शोर होता है कंस्ट्रक्शन के दौरान। अच्छा, आज मैंने सिद्धू भाई आज ये अखबार पढ़ी और उसमें ये बात उठी कि भाई जो हमारे होटलियर्स हैं यहाँ के कुल्लू मनाली के भी, और पूरे हिमाचल में ये मांग उठ रही है कि भाई एक सेपरेट हिमाचल सरकार जो है टूरिज्म के लिए मंत्रालय बनाए। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, ये ज़रूरी है। टूरिज्म के लिए एक अलग मंत्रालय बनना ज़रूरी है, ताकि वो सिर्फ टूरिज्म से रिलेटेड परेशानियाँ और वो सुविधाएं उपलब्ध करवा सके, जिससे सर ऐसा कि टूरिज्म पर प्राइम फोकस है बना। हिमाचल का ऐसा ना कि टूरिज्म ही इसका मेन इनकम सोर्स है। वाह। बागवानी तो सर अब पिछड़ रही है, हाँ, क्योंकि टूरिस्ट से ऐसा कि
ज़्यादा पैसा आ रहा है, आसानी से आ और रहा है। सबको मिल रहा है, जिसके पास ज़मीन नहीं उसको भी रोटी मिल बस सर वो ये है, टूरिज्म में ना इजी मनी है। हाँ, अब बागवानी में आपको पता है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती पूरा साल इसका इंतजार करो, उसके बाद फसल आएगी, उसके बाद भी बारिश बर्फ का डर कि भाई अगर ओले पड़ गए, बारिश पड़ गई या कुछ और तूफान आ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। रास्ते खराब हो गए बारिश के बाद तो आपको फिर फ्रूट वगैरह ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो वो दिक्कत है। इसलिए टूरिज्म को मेरा मानना है कि इसको एक अलग मंत्रालय देना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब बिना किसी निष्पक्षता के काम करे, काम अच्छा करे। वाह यार क्या बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं कि भाई जैसे अभी हाल ही में देखा होगा आपने, भूकंप आया उधर अपने थाईलैंड में और म्यांमार में, बड़ा डैमेज हुआ, बड़े हज़ार लोग मर गए। क्या आपको लगता नहीं कि जब हम टूरिज़्म हमारे यहाँ हिमाचल में करते हैं, धर्मशाला में, मनाली में, शिमला में, जहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भूकंप का जो खतरा है उसको लेकर के बिल्डिंग की जो सस्टेनेबिलिटी है, चाहे वो फिर कमर्शियल हो चाहे होटल होम स्टे वाली हो, इस पर भी तो कुछ ना कुछ कहीं कुछ नॉर्म्स बनने चाहिए। क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली इसके नॉर्म्स हैं। अच्छा इसके बहुत अच्छे नॉर्म्स हैं। अच्छा आपको पूरा एक क्राइटेरिया बताया जाता है कि आपको होटल बनना हो या कोई अगर कॉटेज होम स्टे कहीं कुछ भी चीज़ हो तो वो आपकी कैसी लोकेशन होनी चाहिए। अच्छा वहाँ पर अगर मिनिमम या मैक्सिमम कितने रूम अलाउड है अच्छा लोकेशन के हिसाब अच्छा। से। अगर वो सेंसिटिव लोकेशन है तो वहाँ पर होटल के किस तरीके का बनना चाहिए, या अगर वहाँ पर अगर मतलब आपको लग रहा है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं बन सकती और आप बनाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको पूरा एक अच्छा प्रॉपर बेस देना पड़ेगा, वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज चैनल देना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा, वैसा सिस्टम होता है। लेकिन सर ऐसा कि वही है ना, प्रैक्टिकल लाइफ लोग नहीं मानते हैं। हाँ, अब जिसने नहीं मानना उसको तो फिर जितना मर्जी बोल दो वो नहीं सुनेगा। या तो फिर बड़े सख्त कानून चाहिए। नहीं, सख्त कानून सर वही है ना, फिर वो बीच में फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है और सेटिंग हो छोटी-छोटी जाती है। चीजें आ जाती है, हाँ। बस वही है। वाह यार क्या क्या बात बोली आपने। अच्छा, जो टूरिज्म है ना, हाँ जी उसका आपकी मनाली की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? सर मनाली में तो इसका ऐसा कि दोनों ही पड़े सर, पॉजिटिव भी पड़ा नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये सर कि मनाली एक बहुत मतलब फाइनेंशियली काफ़ी, फाइनेंशियली तो ऐसा है कि मनाली ना बहुत वैसा ही रिलैक्स्ड हाँ काफ़ी जगह है। हाँ, तो लोगों ने जो है वो वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी अपनाया हुआ है। अच्छा, उसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, वेस्टर्न कल्चर को अपने साथ इवॉल्व कर दिया और ऐसा कि अपना कल्चर भी पहुंचाया है। हाँ, वो भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं तो है। मनाली में ऐसा कि ज़्यादातर मेरे को लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है। खैर अभी नेगेटिव नहीं, अब नेगेटिव ये पड़ रहा है कि ये जो आजकल नशे का दौर चल रहा है अच्छा, यूथ का, ओहो। ये चीज़ अब सर मनाली में ज़्यादा बढ़ रही है। ओहो हो। इसकी वजह से अब जो कई टूरिस्ट आते हैं वो अलग अलग तरीके के नशे करते हैं। हाँ, और फिर हमारे युवाओं को उसकी वजह से फिर सर अब ऐसा है कि अब बोलना तो नीचे पर ऐसा कि लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा है, या लोकल जो मतलब बच्चे हैं, हाँ, युवा हैं, कम्युनिटीज सर लोकल ना कुछ पब्लिक है वो फिर मिलके नशे को प्रमोट कर रही है वो भी मिल जाती ताकि है, वो ज्यादा पैसा बना बन सके। मैं समझ गया, वो है कि सर एक ना मतलब एक है कि मॉरल एथिक्स मर रहे लोगों के। मर रहे हैं ना। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे, मतलब थोड़ा मैं कहीं और डिबेट में भी गया था, हाँ जी। मैंने वहाँ प्रश्न उठाया, उतना उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो ये भांग और जो अफीम है हमारे पहाड़ों में, या भांग तो खैर नेचुरल होती है हमारी, पर हमने इस पर तो बैन लगा दिया, पर कहीं ना कहीं वो बैन कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि चिट्टा और भी खतरनाक सिंथेटिक नशे यहाँ आ चुके हैं जो कि भांग से भी कई गुना डेंजरस है। आप कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि भांग का नशा काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक था एज कम्पेयर टू इसके। आप कैसे देखते हो? सर देखो ऐसा ना कि अब नशा तो पहले मैं बोलूँगा ये कि नशा तो हाँ। हर चीज़ का ही गलत होता है। नशा नशा शराब हो नशा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है कि बोलना है चाहे तो कुछ एक तो धारणा ये भी है कि अगर एक लेवल तक किया जाए तो हाँ, कोई तो ठीक दिक्कत है। नहीं। क्योंकि ये चीज़ है ना, भांग और अफीम जो है, भांग अफीम नहीं ड्रग्स भी जो है ना हाँ। वो ऐसा कि दवाइयों के लिए भी यूज़ होता है, वो होता है, दवाई के हाँ। तौर पर भी यूज़ होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कि जो आप अगर जो वो सिंथेटिक, नशा करेंगे, हाँ, उसकी एक सीमा उसका है। उसका एक फर्क है, उसका दिमाग पे या बॉडी पर असर अलग तरीके से पड़ेगा। हाँ, क्योंकि धीरे वो- पड़ता है। क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है ना, वो फिर हाँ। अगर जाएगी तो पॉजिटिव के साथ थोड़ा बहुत मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट करेगी। जो करेगी। सिंथेटिक ड्रग्स है ये सिर्फ पूरा नेगेटिव है। ये है ना? आपको ऐसा कि नशा तो देगा, आपको ऐसा कि मजा तो देगा, बहुत ही हाई दे देगा। लेकिन ऐसा कि फिर उससे आपका फिर शरीर खत्म हो जाएगा। हाँ, और फिर आप उसकी तलब में कईयों का मर्डर कर दोगे, पैसे के लालच में कई गलत कामों में, है ना। बस वही है सर। अब ऐसा कि भांग पीने वाला आदमी है, उसको भंग नहीं भी मिले ना तो वो हाँ। कोई गुजारा कर लेगा। अब ऐसा कि अब कोई सिंथेटिक ड्रग्स जो ले रहा ना उसका नहीं गुजारा होता है, वो अच्छा। तड़प जाता है। वो फिर वही होता है ना, फिर चोरी चकारी मर्डर फिर वो उसी चीज़ की वजह से होता है कि उसको फिर उस टाइम चाहिए कि भाई नशा किसी तरीके से मिल जाए, उसके लिए फिर उसको कोई भी कदम उठाना पड़े, वो उसका नहीं सोचेगा फिर क्या होगा impact। अच्छा, अब थोड़ा पर्सनल पे आते हैं। अच्छा, आपका वैसे क्या सपना है जीवन? मेरा तो सर सपना ये है कि शिक्षक बनना चाहते हैं आप इस विषय के? हाँ जी सर, शिक्षक बनना चाहता हूँ। अभी तो मेरा यही सपना है कि अगर रिसर्च फील्ड में भी मैं गया ना हाँ। तो मेरे को उसमें भी ठीक है, अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो टीचर
का प्रोफेशन अच्छा है सर। अच्छा बेटा, एक प्रश्न और है। यूथ प्रोड्यूस करना ना सर मतलब बहुत जो अच्छी बात है। आपके जो 2 टीचर हैं यहाँ, तरुण सर और हमारे हीरामणि सर, हाँ जी। इनका कितना कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में, जो भी आज प्रयास कर रहे हैं आप? मैं तो सर यही बोलूँगा कि सारा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, इन्हीं की मोटिवेशन दी हुई है, वे इन्हीं की प्रार्थना है जिसकी वजह से मेरा नेट निकला। और ये तरुण सर और मणि सर का ज़्यादा एफर्ट था कि मास्टर्स डिग्री यहाँ कुल्लू कॉलेज में है टूरिज्म में। हाँ। और आए तो फिर फर्स्ट बैच में हम ही थे, तो उसकी वजह से मतलब इनका सपोर्ट ज़्यादा रहा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा एक बात और, मैंने सुना कई बार बीच में आप जर्मन भाषा भी बच्चों को कॉपरेट करते हैं आकर हाँ के, जी, हाँ जी। क्योंकि एक ट्यूटर के जो थे इनके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस है टीचर्स के पास। हाँ जी, हाँ जी। पर इन्होंने देखो तब भी इतने टफ मास्टर्स चलाई, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि भाई टीचर नहीं है, कमरे नहीं है। प्रयास देखो कितना ज़बरदस्त है। तो जब आपने बेटा ये जिम्मेदारी ली, आपको डर नहीं लगा कि आपने तो कभी जर्मन पढ़ी नहीं? किस तरह से जिम्मेदारी उठाई बेटे आपने? सर ऐसा था कि हमारे को वॉलंटियर पढ़ाता था हमारा एक सीनियर, अच्छा, HPU से जो जर्मन क्या पढ़ाते नाम थे उनके? नाम लो, अच्छे लगे। उनका नाम उदय सूद। अच्छा, वो कहाँ है आशीर्वाद? वो आजकल धर्मशाला में सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं। अच्छा ओके, तो आपने वहाँ से टेकअप किया ये? हाँ जी, तो फिर ऐसा कि मैं थोड़ा इसको लैंग्वेज थी तो फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा था। अच्छा। तो क्लास में ज़्यादा अच्छा स्कोर भी किया मैंने। अच्छा। तो फिर टीचरों ने बोला कि अगर मतलब मैं हेल्प कर दूं इनकी बच्चों की थोड़ी बहुत, तो क्योंकि अच्छा ऐसा कि जर्मन लैंग्वेज तो फिर बिल्कुल ही नई लैंग्वेज है ना, हाँ, बिल्कुल नहीं। मास्टर्स में है तब करके फिर तब इन्होंने फिर मेरे को बोला, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं आके मतलब हेल्प कर दूंगा। बीच बीच में आता रहूँगा। हाँ जी। तो बेटा जब आप अब अपने मित्रों के बीच में ही आते हैं, अपने जूनियर्स के बीच में आते हैं, थोड़ा आपको शायद मतलब कैसे आपने वो पोडियम तक पहुँचे आप यहाँ कि भाई मैं कुछ मतलब शेयर कर सकूँ? एक शाइनेस वो होता है ना, एक तो खुद की मन की एक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि देखना है कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। प्लस ऐसा कि सर मतलब खुद की भी मेरी थी ना कि इच्छा की कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा, कर सकता हूँ। हाँ मैं इनको पढ़ा। और साथ में टीचर्स ने आपको ऐसा माहौल भी दिया कि कर बेटा, यू कैन डू इट। कि तरुण सर के एक तो इसमें मतलब मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बोलूँगा, क्योंकि तरुण सर ऐसा कि हमारे से जब प्रेजेंटेशन लेते थे या कुछ भी होता था तो फिर आगे बोलते थे, आगे आके बोलिए ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। वाह। उसके बाद ऐसा कि सर एक मैंने इनको भी पहले हेल्प किया, और जो इनके सीनियर है जिनको भी पढ़ा रहा हूँ, उनके जो सीनियर थे उनको भी मैंने एक बार मतलब पढ़ाया हुआ है। अच्छा। तो वो फिर एक अपनेपन का माहौल था कि सब जानते हैं, तो फिर एक होता है ना थोड़ा झिझक जैसी होती है वो कम हो जाती है, खुल जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कहाँ, आप यूट्यूब वगैरह में सीखते हो, कैसे सीख रहे हो आप? हाँ सर, ऐसा कि YouTube से भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन सर अभी AI जो ट्रेंड चला हुआ वाह, है, अच्छा जी। वो उससे बहुत हेल्प करता हूँ। और सर एक ऐप है डुओलिंगो, उससे भी सर काफ़ी हेल्प मिलती है। वाह क्या बात है यार। देखो, और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में हमें अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना पड़ेगा, नहीं चाइनीज़ हो कोई और हो। तो आप जैसे युवा जो ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके साथ साथ मैं फ्रेंच की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वाह बेटे, बहुत ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बात बोली। देखो आप कि इससे आपका माइंड खुल गया ना भाषा को समझने का, और फिर देखो अब हो सकता है ये और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे युवाओं के लिए सामने लाएगी, है ना? सर एक तो टूरिज्म फील्ड है ना, ये इंटरनेशनल फील्ड है, ग्लोबल फील्ड है सर। Yes, इसमें yes. अगर आपके पास कोई फॉरेन लैंग्वेज हो एक्स्ट्रा, इंग्लिश हिंदी तो चलो होती है ना, उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसका सर आपके इस फील्ड में बहुत फ़ायदा है। वाह बेटा, क्या बात बोली आपने। अच्छा, लास्ट में कोई अगर आप हमारे महाविद्यालय के और जो भी बच्चे इसको देखेंगे या बड़े लोग देखेंगे, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे बेटे? मेरा तो सर मैसेज यही है कि कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। हाँ। और ऐसा कि अगर आपको टीचर सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका पूरा मतलब उनको पूरा मौका दो कि आप उनको प्रूव करके दिखाओ कि आपने अगर मुझ पर टाइम इन्वेस्ट किया है या आपने मुझ पर जो मेहनत इन्वेस्ट की है तो आप उसका मूल्य ज़रूर वापस कीजिएगा हमको। वाह यार, क्या बात है। अच्छा बेटा, ज़िंदगी में मुश्किलें भी कई आई होगी सिद्धू। देखो, आप मनाली से अप डाउन करते थे और बीच में रोड भी ख़राब था, मुझे देखा है, आप पेपर बड़े मुश्किल से दिए। तो इन सब में क्या चीज़ है जो आपको मतलब एक प्रेरणा देती है चलने की? सर प्रेरणा तो यही देती है कि अब एक तो सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत होता है पैसा। सर फाइनेंशियली वीक परिवार से है, हाँ, तो परेशानी सर हमेशा से देखी है। हाँ बेटा, सही बात। तो उसके बाद एक तो ये माइंड सेट है मेरा कि मतलब अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं मैंने। वाह बेटे, क्या उसके लिए सर फिर मतलब मोटिवेशन सर वही होती है कि जब मैं खुद सोचा कि अपने पेरेंट्स के लिए मैं कुछ करना चाहता वाह हूँ, बेटे। उन्होंने मेरे लिए इतना किया तो फिर अब मेरा रोल भी होना चाहिए ना कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। सर उसी चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया है और वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आगे भी मोटिवेट होता रहूँ उस चीज़ से, तो फिर आगे बढ़ता रहूँगा। बेटे देखिए, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इतना मोटिवेट किया। हो सकता है आपके इंटरव्यू से न जाने कितने युवा साथी हमारे प्रेरणा लेंगे। एक बार फिर से देखिए, आप सहर्ष तैयार हुए, बिना मतलब कोई आपने संकोच नहीं किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई है ना, सबसे बड़े आपके सपोर्टर तो आपके पेरेंट्स और टीचर ही होते हैं। सब कुछ उन्हीं के लिए है ना।
अब जिन्होंने आपको संभाला है सब कुछ उन्हीं के लिए, दुनिया से क्या लेना। वाह यार, क्या बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर।